हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके सामने में लाया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेस्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंसर्न, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर पूछे जाने वाले मेडिकल एंट्रेंस यानी नीट में प्रोबेबल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नीट के लिए डिज़ाइन किया जाता है वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको अभी सॉल्व कराया जाएगा, जो स्पेशली नीट स्टैंडर्ड का है और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेस्ड होगा। तो बच्चों, आपके सामने में हाजिर है नदीम उस्मानी सर और आप देख रहे हैं उस्मानी चैनल। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम हमारा है नीट बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस कड़ी में बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, टू चार्जेस plus 0.1 microcoulomb and minus 0.1 microcoulomb are kept on two vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter. Electric field intensity at centroid is। बच्चों यहाँ कहता है कि दो चार्ज है 0.1 माइक्रोकूलम, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, जो किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु में स्थित है। तो कह रहा है कि उस ट्रायंगल के जो सेंट्रॉइड है, जो केंद्र है, सेंटर है, वहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और अभी जो हमारा नीट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस जो चलेगा इस सीरीज में, इस सेक्शन में, तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे मेरे इससे पीछे जो कुछ क्लासेस यहाँ अपलोड कर रखा है, जो आप हमारे प्रीवियस क्लासेस को अगर आपने देखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सारी चीज़ों को पहले आप देख लो। बहुत छोटा छोटा क्लास है, आप उसको देख लोगे तो आपको इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद जब आप इस न्यूमेरिकल को देखोगे बनाते हुए या खुद हिट करोगे, बनाओगे, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। बच्चों थोड़ी सी मैं एक चीज बता दूं कि नीट में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आज के डेट में एनसीईआरटी बेस्ड होता है और कॉन्सेप्ट और थ्योरीज आइडियाज बहुत क्लैरिटी चाहिए, और इतना अगर आपका किया हुआ है तो नीट में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा आंकड़ा, थोड़ा जो इसके डेटाज है, थोड़ा लैंग्वेज में हेरफेर कर सकता है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़ा आसानी से बना सकते हो। देखो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल है बच्चों इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, लाइक दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस हम ले लिया, दिस इज सपोज ए एंड दिस इज बी एंड दिस वर्टेक्स इज सी, और हर एक साइड का लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। हर एक साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और इसमें किसी एक वर्टेक्स में 0.1, सपोज दैट यहाँ पे पॉजिटिव में 0.1 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पे माइनस 0.1 माइक्रोकूलम चार्ज है। दो वर्टेक्स में चार्ज है। इन चार्जेस के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ पे? तो इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे। तो बच्चों इसका जो सेंट्रॉइड होगा, जो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा, उस सेंट्रॉइड को अगर हम कहीं से भी किसी भी वर्टेक्स से अगर उसको मिलाते हैं तो अपोजिट साइड को वो बाइसेक्ट करेगा, हर एक साइड को बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्टिंग पॉइंट को अगर इससे मिलाया जाएगा तो वो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन जो होता है इस ए बी साइड को इक्वल भाग में इक्वली डिवाइड करेगा और ये वैल्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये हमारा सेंट्रॉइड है। इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे? तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। इस फिगर को हम ले करके बाहर लेके आ जाते हैं। सपोज दैट ये जो ए बी साइड है इसको हमने यहाँ ले लिया, ए बी साइड को, और यहाँ पे हमने इसको ए कहा, इसको बी कहा। दिस इज 0.1
0.1 माइक्रोकूलम है, 0.1 माइक्रोकूलम, और बी पे है -0.1 माइक्रोकूलम। और इन दोनों के बिल्कुल सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, जो हम लोग को पता नहीं है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसके सेंट्रॉइड से, यहाँ उसका सेंट्रॉइड है, मान लेते हैं ये ऑब्जर्विंग पॉइंट अगर है, वो को हम ऑब्जर्विंग पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो अब बच्चों, अगर इसका लेंथ यानी साइड का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डायपोल लेंथ है, यहाँ पे डायपोल लेंथ है, डायपोल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसको मीटर बना देना है, क्योंकि सारे क्वांटिटीज को हम लोग एसआई में का चेंज कर देंगे, तो ये इतना मीटर हो गया। ये डायपोल लेंथ मिल गया। और इसके मिडिल से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। अब हम लोगों को ये जानना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग सिंबॉलिक में ई बोलते हैं, ई स्टैंड्स फॉर इक्वेटोरियल। और ये होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायपोल वैल्यू, डायपोल मोमेंट यानी P, और उसके बाद हम लोग लेते हैं जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ द डायपोल से जो डिस्टेंस है, अगर हमने R रखा है तो R3। बच्चों, यहाँ पे यही वैल्यू हमें निकालना है। तो ये वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि हमें K का वैल्यू पता है, P का वैल्यू हम निकाल लेंगे, चार्ज हमें पता है, डायपोल लेंथ पता है, उसके बाद R का वैल्यू हमें निकालना है। तो R का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे, इसको यहाँ से हम मिलाते हैं। अगर इसको यहाँ से मिलाया जाए और इसको यहाँ से मिलाया जाए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो लाइन होगा जो सेंटर से मिलता है, वो वर्टिसेस को बिल्कुल इक्वली डिवाइड करेगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है, तो अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक साइड से हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये वैल्यू हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ये लेंथ हमें पता है, क्योंकि पूरी लंबाई अगर हमारा 10 है तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। और ये एंगल 30 है और ये वैल्यू निकालना है। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन है 10 का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 10 30 की बात करेंगे तो ये साइड उसका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हमें पता करना है और ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम R को निकालने के लिए सबसे पहले हम 10 30 डिग्री की बात करते हैं, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी दिस R अपॉन बेस यहाँ पे 5 है। बच्चों, यहाँ पे 5 जो सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ R भी हमारा सेंटीमीटर में होगा और ये भी सेंटीमीटर होगा, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। अगर हम मीटर में करते हैं तो R भी हमारा मीटर में होगा, तो उस समय भी हमारा मीटर यूनिट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे यूनिट देने की कोई जरूरत नहीं है, ना इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे R का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, दिस बिकम्स 1/√3, और ये हो जाएगा R/5, यानी R का वैल्यू हो जाएगा 5/√3। तो हमें R मिल गया। अब हमें P निकालना है और K का वैल्यू हम जानते हैं। इस तरह से अगर हम इस वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, तो अब ये वैल्यू हमारा हो जाएगा, यहाँ से R मिल चुका, अब R मिल गया तो P निकालते हैं। P का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो P का वैल्यू होता है चार्ज मल्टीप्लाई डायपोल लेंथ। चार्ज कितना है हमारा 0.1 माइक्रोकूलम, कूलम बनाना है 10⁻⁻6 कर दिया, और 2L यानी साइड का लंबाई, दिस इज 2L यानी लेंथ ऑफ डायपोल, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे यूनिट चेंज करना पड़ेगा, मीटर लाना पड़ेगा, यानी 10⁻⁻2 मीटर हो गया। तो ये हो गया हमारा P का वैल्यू। अब ये सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे E के लिए,
तो अब E का जो हमारा वैल्यू होगा यहाँ पे बच्चों, तो E का वैल्यू हो गया K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पावर 9, और P का वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 0.1 10 पावर -6 और 10 इंटू 10 पावर -2। ये हो गया हमारा K का वैल्यू, और P का वैल्यू अपॉन R क्यूब होता है, और R का वैल्यू यहाँ पे है 5 अपॉन √3 होल क्यूब। तो बच्चों ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, आपका स्पीड नहीं होने के कारण, कैलकुलेशन में आपका स्पीड नहीं होने के कारण आप बहुत सारे सम, बहुत सारे न्यूमेरिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आप समझ सकते हो कि मेरे से बन जाएगा, लेकिन उसको बगैर सॉल्व किए हुए कौन से ऑप्शन को टिक आउट किया जाएगा, ये नहीं हो सकता है। अगर आपका स्पीड यहाँ नहीं है तो अच्छा खासा टाइम आपका कंज्यूम कर जाएगा। इसीलिए आप इसको खुद ट्राई करो और जितना फास्ट हो सके इसको फास्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करो, आपका यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हो। हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास 3 चार्जेस है, -5 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम, +5 माइक्रोकूलम, और ये तीनों चार्जेस किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तीनों चार्जेस किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस है, और ट्रायंगल का एक रफ स्केच हम लोग कर लेते हैं। मान लिया ये ट्रायंगल है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, और यहाँ साइड का लेंथ देख के पता करेंगे हम। AB का लंबाई है, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और BC है यहाँ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे CA है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर इस ट्रायंगल के साइड्स को अगर हम ध्यान दें, हमें ये नहीं बताया गया कि ये ट्रायंगल किस तरह का है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमकोण त्रिभुज है, या समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी तरह का कोई इसमें क्लू नहीं है, हमें इन डाटा से समझना पड़ेगा। तो किसी दो साइड के वैल्यू के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट देखेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो ये 25 अंडर रूट यानी 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ा साइड है जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसके सामने वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो हमें पता चल गया कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तब इसका स्केच करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब आराम से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं लाइक दिस। ये हमारा एक ट्रायंगल है, और यहां से हमने इस साइड को मिलाया। यहां हम लोगों ने देख लिया कि ए के पास जो वैल्यू होगा, एंगल होगा, वो राइट एंगल होगा, और यहां पे हमारा चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। और अब बी डिपेंड करता है कि इधर आप इसको 3 लेते हो, ए बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो अगर हम यहाँ 3 सेंटीमीटर लेते तो बी यहाँ हो जाएगा, और चार्ज यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, बी में है +5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है +5 माइक्रोकूलम, और ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर यानी AC, और यहाँ पर है C के पास है +5 माइक्रोकूलम, और ये वैल्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ये एक रफ स्केच हमने ट्रायंगल का कर लिया। अब हमें कहता है कि ये तीनों चार्जेस किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस है, पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, और ये उनका डेटा दिया हुआ है। तो कह रहा है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। तो बच्चों पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ डायपोल कहाँ कहाँ बन सकता है, डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, और ये सारा चीज हम पता करेंगे तभी उसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इस पर अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि ये -5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम एक डायपोल का फॉर्मेशन करता है, यानी ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसी तरह से अगर हम इसी चार्ज के साथ सी को अगर हम पेयरिंग करते हैं तो ए सी भी एक हमारा डायपोल है, और ये भी डायपोल का काम करता है। और डायपोल में जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा और एक का इधर होगा। इसको हम P1 ले लेते हैं और इसको हम लोग P2 ले लेते हैं। हमें कह रहा है कि इन दोनों डायपोल मोमेंट का जो भी डायपोल मोमेंट होगा उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा।
तो ऑब्वियस है जब दो वेक्टर हमारे पास हो, एक इधर हो और इधर हो, तो इसका रिजल्टेंट इधर कहीं होगा। तो हमें पहले दोनों का वैल्यू निकाल लेना है, P1 P2 को निकाल लेना है। जब ये निकल जाएगा तो हम लोग उसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो लेट्स ट्राई हाउ टू डिराइव रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। तो अगर हम P1 की बात करें बच्चों, तो डायरेक्ट हम P1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। P1 का वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे P1 का वैल्यू? तो यहाँ आइदर ऑफ द चार्जेस, दोनों में से किसी एक का चार्ज 5 माइक्रो, माइक्रो को हटाते हैं 10⁻⁻⁶, और डायपोल लेंथ यहाँ कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर करा 10⁻⁻²। थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो ये जगह 15 10⁻⁻⁶ -2 -8, ये एक डायपोल मोमेंट हमारा यहाँ पे मिल गया। उसके बाद दूसरा डायपोल मोमेंट हमारा हो जाएगा P2, और इसका वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। और ये वैल्यू हमारा चार्ज तो वही है 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड, और इसका जो डायपोल लेंथ होगा वो 4 सेंटीमीटर है 10⁻⁻²। और अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 10⁻⁻⁶ -2 -8। और रहा बात इसका यूनिट की बात, तो बच्चों डायपोल मोमेंट का यूनिट आप जानते हो, ये चार्ज मल्टीप्लाइड डायपोल लेंथ। चार्ज बोले तो कूलम, दिस इज बोले तो मीटर, यानी इसको हम कूलम मीटर कहेंगे, ये भी हमारा कूलम मीटर हो गया। तो ये दो वैल्यू हमें मिल गया, और इसका हमको डायपोल मोमेंट जो मिला, इनका हमको रिजल्टेंट चाहिए बच्चों। तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? लेट्स ट्राई द रिजल्टेंट। इसका इधर की तरफ कहीं है, और इस रिजल्टेंट का नाम हमने दिया P। ये P हमें मालूम करना है। तो P कैसे मालूम हो जाएगा? तो ये P जो है, अभी देखा हमने दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, तो इनका रिजल्टेंट का वैल्यू होता है दिस प्लस दैट स्क्वायर। अब इस तरह से ये वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगा 15 P1 15 10⁻⁸ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस 20 10⁻⁸ स्क्वायर है। ये वैल्यू हमारा P यानी रिजल्टेंट का वैल्यू मिल गया। अब चाहो तो इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। और सो फार एज कैलकुलेशन आप खुद प्रैक्टिस करो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो छूटने का सबसे बड़ा कारण होता है आपका स्लो स्पीड, कैलकुलेशन आपका कमजोर होना। ये प्रैक्टिस आपको खुद करना है। तो बच्चों यहां से आपको रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नहीं मिलेगा, यहां पे आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। देखो, जब भी किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेशन की बात करेगा, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको बिना बताए उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाना पड़ेगा। तो यहां से बच्चों हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा, तो हमें डायरेक्शन इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं बता दूं बच्चों, बहुत आसान है, क्योंकि वेक्टर्स आप पढ़े हो तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होता होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डायपोल का डायरेक्शन के लिए, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन के लिए, लेट अस सपोज ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा थीटा मान लिया। अब इस एंगल को थीटा मानते हुए इनका जो कंपोनेंट वेक्टर है, कंपोनेंट वेक्टर है P1 है और P2 है। चाहे तो आप इस फिगर को थोड़ा सा बाहर निकाल करके हम लोग इसको यहां देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास एक डायपोल मोमेंट है और दूसरा डायपोल मोमेंट है इधर। एक हमारा ये P1 है और ये हमारा P2 है, और लेट अस सपोज इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ हो गया P, दिस इज P, और ये एंगल हमने थीटा ले लिया। तो हमें एक लाइन यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इस थीटा को निकालने के लिए जनरली हम लोग करते क्या, जब भी डायरेक्शन की बात होती है बच्चों, तो कंपोनेंट वेक्टर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना लेता है, कर लेता है, तो यहां पे हम लोग बड़ी आसानी से डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। इस एंगल के tan को ले लेते हैं हम लोग, तो tan ऑफ दिस एंगल थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा P1 है और बेस डायरेक्शन में हमारा P2 है। यहां से हमको थीटा मिल जाएगा tan इनवर्स P1 अपॉन P2। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर देता हूं बच्चों। P1 का वैल्यू हमारे पास कितना था बच्चों, तो P1 का वैल्यू था हमारे पास था 15 × 10⁻⁻⁴
-8 और P2 था 20 इंटू 10 पावर -8। ये वैल्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 5 का मल्टीपल है, 5 3 जा 5 4 जा, यानी 10 इनवर्स ये 3/4, यानी ये थीटा का वैल्यू हुआ। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है कितने एंगल पर है, किसके साथ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो P2 डायपोल मोमेंट है उस डायपोल मोमेंट के साथ इस थीटा एंगल पर वो इंक्लाइंड है और उस थीटा एंगल का वैल्यू इतना है। तो यहाँ पे हम लोग डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट भी दिखा दिया और उसका डायरेक्शन भी दिखा दिया। क्योंकि डायरेक्शन मांगे या ना मांगे वेक्टर क्वांटिटी है, ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्शन आपको दिखाना पड़ता है। तो बच्चों आज हमारा ये इलेक्ट्रिक डायपोल पर बेसिक जो फंडामेंटल कुछ न्यूमेरिकल्स होता है जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैंने इसको करा इस तरह से। कुछ और जो सिलेक्टेड सम्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे जो नीट में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि हाउ टू इनिशिएट, कहाँ से स्टार्ट करें। बिल्कुल जो थ्योरी पर डायरेक्ट बेस्ड है, अगर बोल देगा कि कोई डायपोल है, 2 चार्ज से बना हुआ डायपोल है, उसके इक्वेटोरियल लाइन में इतने सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालें, तो वहां पे डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो एक्सियल लाइन पे होता है उसको सब्स्टिट्यूट करके डाटा का वैल्यू रख करके हम निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन ज्यादातर नीट में पूछे जाता नहीं है। ये क्वेश्चन आपको 12th स्टैंडर्ड यानी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। लेकिन नीट की जब बात करें तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज ट्विस्ट करेगा, थोड़ा सा डाटा को इधर उधर करेगा। ओवरऑल आपका जो भी न्यूमेरिकल होगा, आप जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है अपने थ्योरीज को बढ़िया से पढ़ के, उससे बाहर कभी नहीं होगा। तो आप एनसीईआरटी पर बिल्कुल फोकस करें, उनके थ्योरीज आइडियाज को अच्छी तरह से देखें। और जो मैं बताया है, मैंने जो भी वीडियोस यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल से रिगार्डिंग दे रखा है उसको आप जरूर देखें और ये न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे, समझेंगे भी, और आगे और भी न्यूमेरिकल्स बनेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। कीप इट अप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।